2024 का लोकसभा चुनाव जारी है। पूरे देश में अगर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, गोदी मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया की, यूट्यूब चैनलों की, तो उनके जो सर्वे और आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उनके आंकड़ों के अनुसार इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाई हुई है और एनडीए पीछे है। इसी मुद्दे पे देश की राजनीति पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान जो है वो शामिल हुए इस चर्चा में। हम उनसे बातें करना चाहेंगे, हम उनसे समझना चाहेंगे कि जो देश की राजनीति है उसमें अचानक इतनी तेज़ी से बदलाव जो आया उसके कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं और क्या जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए सबसे पहले हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका सबसे पहले शुक्रिया हमारे चैनल में। हमारे दर्शक तो आपसे भली भांति परिचित हैं, आप एक कांग्रेस के एक अच्छे लीडर हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 चरण के चुनाव लगभग समाप्त हो चुके हैं। देश में जो आंकड़े, गोदी मीडिया को छोड़ दिया जाए, आपने भी देखा होगा जो आंकड़े देश के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उस आंकड़े से आप कितना सहमत हैं? देखिए, गोदी मीडिया के जो आंकड़े हैं वो मोदी जी को खुश करने के आंकड़े हैं और होने भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। चूँकि मोदी जी के दोस्तों का न्यूज़ चैनल है, टीवी, मोदी जी के दोस्तों का टीवी चैनल है, तो जब उनके दोस्त हैं तो मेरा कोई अगर दोस्त होगा तो मेरे पक्ष की बात करेगा, चाहे मेरे विपरीत फैसला क्यों ना आ रहा हो, लेकिन वो मेरे पक्ष की बात करेगा। तो गोदी मीडिया अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। उनको मालूम है कि मोदी जी को कैसे खुश करना है, उनको मालूम है कि मोदी जी से जाके क्या सवाल करना है। मोदी जी से सवाल ये करना है कि आप 24 घंटे में 26 घंटा कैसे आप मेहनत कर लेते हैं, आप कैसे 10 दिन तक बिना सोए हुए रह लेते हैं। आप यही सवाल करना है कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम कैसे खाते हैं। तो ये तो उनके सवालात हैं, वो निश्चित तौर पर वो अपने काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं और मोदी जी को बचाव में लगे हुए हैं। लेकिन देश की जो हकीकत है अभी के समय में, वो हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता के पाए, उनकी सत्ता की कुर्सी हिल रही है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया था 3-4 दिन पहले, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैंने कहा था कि वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत जल्द पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ है कि 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो दावा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के अंदर बेरोजगारी को मिटाने का, युवाओं को रोजगार देने का, महंगाई को कम करने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, ये तमाम वादे उनके फेल हो गए। उन्होंने न नौकरियां दी, बल्कि जिनकी नौकरी थी उनकी नौकरी छीन ली। जिनके जिस चीज़ों के दाम कम थे उनके दाम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए। पेट्रोल डीजल देख लीजिए, गैस के दाम देख लीजिए, आज घर चलाना मुश्किल हो गया है भाई। आप महिलाओं से पूछिए कि 1200 का गैस अच्छा लगता था कि 400 का गैस अच्छा लगता था। ये मुद्दे, देश के मुद्दे, ये तो वर्तमान राजनीति में ये मुद्दे बने, एक फैक्टर बना ये तमाम मुद्दे। और इन सबसे अहम जो फैक्टर जो था वो ये था कि देश की जनता को जगाने का काम हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने किया। उन्होंने 2 साल पहले यात्रा निकालना शुरू किया। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक 2 यात्राएं की। उन्होंने पैदल चला वो व्यक्ति। जब इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर नफरतों का आग जल रहा था, नफरत चारों तरफ फैल रही थी, तो वो मोहब्बत का अलंबरदार बनकर, वो मोहब्बत का पैगाम लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल जाता है। वो शख्स जलते हुए मणिपुर से बंबई तक जाता है। वो क्यों जाता है? जाके नफरतों को खत्म किया जाए, नफरत को, माहौल को कम किया जाए। और निश्चित तौर पर, चूंकि जब हम आम तौर पे चुनाव नहीं होते हैं तो समझ में नहीं आता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको वो समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का हिंदू मुस्लिम कार्ड ही नहीं चल रहा है। वो कितना भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोग समझ गए कि 10 साल से इसी नाम पे वोट लिए हैं, इसलिए अब इस नाम पे वोट नहीं देना, हमको काम के आधार पर वोट देना है। और हमको इस आधार पर वोट देना है कि आप सरकार में आने के बाद हमारे साथ क्या करेंगे, आप सरकार में आने के बाद हमें कौन सी राहत देंगे। 10 साल उन्होंने कोई राहत नहीं दी। और लिहाजा जो हमारे नेता की बात है, राहुल गांधी जी की बात, उस बात को सब लोग मानने को तैयार हो गए। पहली बार ऐसा हो रहा है देश के अंदर, मैनिफेस्टो पे चुनाव हो रहा है। आप इस आंकड़े से सहमत हैं? एनडीए को बाहर हो रही है, इंडिया गठबंधन, निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उस पर एक सवाल, कौन से ऐसे मेजर मुद्दे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश के वोटरों पर एक अपना प्रभाव छोड़ा था, बहुत सारे मुद्दे थे, ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में समय लगेगा। प्रभाव नहीं छोड़ा था, मैं आपको बोलूंगा कि आप भी अपने आप को करेक्ट करें अब, ठीक है। प्रभाव कुछ नहीं था नरेंद्र मोदी जी का, डर छोड़ा था उन्होंने। डर किसका? आपको हमसे डराया, हमको आपसे डराया। डर इस चीज का कि भाई इस देश के अंदर जो माइनॉरिटी आबादी है वो आपको खत्म कर देगी, वो आपको मार देगी। मतलब ये डर फैलाने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। तो लोग झांसे में आ गए,
लोगों को लग गया कि शायद कहीं ऐसा होगा, लेकिन अब लोग समझ गए कि इस तरह के झांसे में हमें नहीं आना है और हमें तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी है और मुद्दों की बात करनी है। और 10 साल बाद जब लोगों को समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए कि उनका कोई प्रभाव आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के दिल से डर निकल चुका है। लोगों को मालूम है कि हमको डरा लिया गया, हमको बेवकूफ़ बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा था, ना कल हो रहा था, ना आज हो रहा, ना आगे होगा। तो इसलिए उनका प्रभाव अब खत्म होता हुआ दिख इन रहा है। तमाम फैक्टरों के अलावा एक फैक्टर अभी कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में आ रहा है कि आरएसएस को लेकर के जेपी नड्डा जी का एक बयान आया है। क्या आरएसएस फैक्टर भी एक फैक्टर बना है मोदी जी को सत्ता से दूर करने में? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही होती है तो इस तरह का नैरेटिव करती है। आपको 2004 का भी चुनाव अगर याद होगा, इसी तरह की बात हुई थी। हालांकि उनका बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा था, शाइनिंग इंडिया, और वो गुब्बारा फुला रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, बहुत कुछ होने वाला था उस समय पे। लेकिन उस समय पे भी यही बात आ गई थी जब वो चुनाव हारने लगे कि शायद आरएसएस ने हाथ हटा लिया। अरे भाई, आरएसएस और बीजेपी में फर्क क्या? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन सार्वजनिक रूप में बयान उनका आ रहा है। नहीं, ये उनकी हार की वजह से वो बयान दे रहे हैं कि ठीकरा तो किसी में फोड़ना है ना। यूपी में ठाकुर जाति जो है वो उसकी नाराजगी भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। क्या तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग नाराज हैं। किसको 400 का सिलेंडर 1200 में अच्छा लगेगा? किसको 50 का डीजल 100 में अच्छा लगेगा? ये बताइए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 2000 का भी सिलेंडर होगा तो हम लेंगे। देखिए, वो ऐसे, हमको लगता है कि 140 करोड़ आबादी अगर इस देश की है तो गिन के 200 लोग ऐसे नहीं होंगे। वही 200 लोग हैं जो कैमरा पे घूमते रहते हैं इधर से उधर। ये पागलपन है, और ऐसे लोगों का पागलपन है और कुछ नहीं है। एक सवाल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत नेता के तौर पर राहुल जी उभर कर आए हैं। उन्हीं की मेहनत है कि आज हर प्रत्याशी, हर घटक दल जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ इंडिया अलायंस का पार्ट है, जिनको फायदा मिल रहा है। आपने देखा ना, जब नफरत कम होगा तो मुद्दों पे बात होगी। राहुल जी ने यात्रा निकाल के नफरत को कम करने की बात की, लेकिन आपके गठबंधन में तो ऐसी सहमति नहीं ना हुई है। आपके गठबंधन, ममता बनर्जी भी दावेदारी कर रही है, अरविंद एक बात केजरीवाल आप भी। समझिए, एक बात आप समझिए, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं हो रहा है जी। चुनाव अपने लोकल एमपी को चुनने का हो रहा है। आप एमपी चुन लीजिए, वो एमपी मिलकर एक आदमी को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये इस देश के अंदर डिस्कोर्स जो लाया गया 2004 में, क्या मनमोहन सिंह कैंडिडेट थे? अरे उनके तरफ से तो आडवाणी जी थे कैंडिडेट, लेकिन हमारी तरफ से मनमोहन सिंह जी नहीं थे कैंडिडेट। लेकिन सारे एमपीज ने आम सहमति से मनमोहन सिंह जी को चुन लिया। 2009 में मनमोहन सिंह जी को चुना गया। इसी तरह से होता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है। ये इसलिए तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को, संविधान को बदलने की कोशिश की कि 400 पार का नारा दिया, वही नारा इनके ऊपर बैकफायर कर गया। सब लोगों को समझ में आ गया, देश के लोगों को, कि ये इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये गरीब से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलितों से उनके आरक्षण को छीनना चाहते हैं। लोग, देश की जनता जग गई कि ऐसे लोगों को हमको सत्ता से बेदखल करना। और आज आप देख लीजिए कि इंडिया अलायंस की जो तूफान है और जो लहर है वो पूरे देश भर के अंदर है। और आप इस बात को समझिए कि ये लोग अगर इस बार आ जाते तो निश्चित तौर पर संविधान बदल देते। आप तो ये आ नहीं रहे हैं। लगभग 400 सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुका है, 5th फेज हो चुका है। 4 दिन बाद अब आपको 6ठे फेज का चुनाव होना है। उसके 5 दिन बाद 7वें फेज का फिर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे, फिर आप देखिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर सारे एमपी जो जीत के आएंगे वो सदन में अपना नेता चुनेंगे जो प्रधानमंत्री कहलाएंगे। और मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे विश्वसनीय चेहरा, जिसको देश की जनता पसंद करती है, जिसके ऊपर भरोसा करती है, वो चेहरा राहुल गांधी जी का है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा है और आज भी आपसे कह रहा हूं और आगे भी आपसे कहूंगा, क्योंकि उसी चेहरे के ऊपर विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी के छत्रछ के अंदर ही सब लोग अलायंस में आए हैं ना। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हमें सीट कम आई पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में, वो एक अपनी जगह है, लेकिन हमारा ही प्रेजेंस तो पैन इंडिया प्रेजेंस है। हम ही तो सारे राज्यों में है। अब राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हैं नहीं बनते हैं, ये उनका विवेक के ऊपर है, ये उनकी सोच के ऊपर है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विजन हो, वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे। लेकिन ये सब बातें मुझे लगता है कि 4 जून को शाम के बाद की बातें हैं, ये अभी की बातें नहीं हैं। एक सवाल हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। 4 चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद, 4 चरण का चुनाव जब समाप्त हुआ था, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक जो है कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आई तो 10 किलो राशन अनाज देगी।
ये देश की जनता, हमारी दर्शक खास करके समझना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को या आपकी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 4 चरण चुनाव समाप्त होने के बाद ये 10 किलो अनाज की घोषणा, जबकि आपके मैनिफेस्टो में शामिल नहीं था ये? देखिए, ऐसा है कि मैनिफेस्टो में हम लोगों ने मोटी मोटी चीज़ें शामिल की हैं, कुछ कुछ ऐसे मुद्दे शामिल किए हैं जिन मुद्दों पे सरकार में आने के बाद हम लोग काम करेंगे निश्चित तौर पर। इसके बाद क्या होता है कि फेज वाइज हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ सप्लीमेंट्री मुद्दों को भी डालती है। वो पार्टी की रणनीति होती है, वो अलायंस की रणनीति होती है। सप्लीमेंट्री मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री मुद्दों को फेज वाइज रिलीज किया जाता है, ये पार्टी की रणनीति होती है। हमारी ये रणनीति थी कि हम 3-4 फेज के बाद इस बात को देश की जनता के बीच रखेंगे। आप पर ये आरोप है कि आप 4 चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद जब आपको ये लगा कि आप चुनाव लूज कर रहे हैं, तब आप 5वें चरण से पहले आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह की बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10 किलो अनाज की बात हो। पूरी सवाल से खत्म होने नहीं देता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर ये अनाज, जैसे अभी एक माहौल बन गया है, हमारे कई सूत्र जो है वो जब क्षेत्र में घूमे तो वहां की जनताओं से जब बात किया तो लोगों को ये कहना था कि 5 किलो अनाज तो वही मोदी दे रहा है, तो हम वोट उसको क्यों नहीं देंगे। जो जहां निरक्षरता ज्यादा है वहां 5 किलो, यानी कि 5 किलो अनाज मोदी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था और उसको वोट पड़ रहा था। लेकिन ये अनाज क्या मोदी जी अपने घर से दे रहे थे? ये एक अलग सवाल या मोदी जी ने कोई कानून बनाया हो 5 किलो अनाज देने का? जी बिल्कुल, ये कानून तो हमने बनाया। नहीं तो ये 4 चरण की बात करिए, हमारी जनता को मैं बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को आपसे बता रहा हूँ कि हमने इस देश के अंदर राइट टू फूड, भोजन अधिनियम हम लोग लेकर आए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की नीति के तहत हम लोगों ने ये किया कि भाई हर किसी गरीब बच्चे को भी जो है एजुकेशन फ्री दिया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी सरकारी दफ्तर से आप कोई भी मालूमात कर सकते हैं, ये हम लेकर आए। पीडीएस सिस्टम हमारा लागू किया हुआ सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अनाज ही नहीं देते थे, हम तेल भी देते थे, चना भी देते थे, हम चीनी भी देते थे, बहुत कुछ देते थे हम। मोदी जी ने इसी को रीपैकेज कर लिया और रीपैकेज करके झोले पे बंद भी सर आप ही के समय हुआ। झोले नहीं, बंद कहाँ हुआ था? बंद जब मोदी सरकार आई थी तो उससे पहले आप ही की सरकार ने सब नहीं, हमने बंद नहीं किया था। पीडीएस सिस्टम हमारा चल रहा था, कभी बंद नहीं हुआ था, कभी बंद नहीं हुआ था। सर आपकी सरकार के समय में तेल बंद हुआ, चीनी बंद हुआ, आप ही की सरकार। ये सिस्टम बंद नहीं हुआ, कुछ चीजें ऊपर नीचे की गई अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये योजना थोड़ी बंद हुई थी, हम तो अनाज दे ही रहे थे लोगों को, चल ही रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लेकर आए हमने उसका प्रचार नहीं किया। ये हमारी कमी थी, ये हमारी गलती थी, मैं मानता हूं इस बात को। और मोदी जी ने उसको क्या किया कि उसको ब्रांडिंग करके अपना थोपड़ा उस पर डाल दिया झोले के ऊपर। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश में जब देश को आज़ादी मिली तो सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, और आज हम रॉकेट बना रहे हैं, आज हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं इस देश के अंदर। किसने लगाए कल कारखाने? हमने लगाए ना। हमने किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं लिया, मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। लेकिन आज जब अनाज के ऊपर बहस हो रही थी तो हमने इसको एक सप्लीमेंट्री मुद्दे के तौर पर, हमारी रणनीति थी कि हम 3-4 फेज के चुनाव बीत जाने के बाद जनता के बीच में अपनी इस बात को रखेंगे कि सरकार आती है तो हम 10 किलो अनाज देंगे, क्योंकि 5 किलो अनाज से लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमने भी सर्वे कराए देश भर के अंदर में, लोगों ने ये कहा कि 5 किलो अनाज से हमारा काम नहीं चल रहा है। 10 किलो अनाज हम लोगों ने इसलिए देने का वादा किया है क्योंकि 5 किलो अनाज को आप निकालिएगा एक दिन में तो 170 ग्राम पड़ता है। तो 170 ग्राम से क्या होगा? 170 ग्राम खा के आप क्या जीवित रह सकते हैं? तो हम लोग कोई एहसान नहीं जताएंगे, ये उनका अधिकार है जो हमारी सरकार बनने के बाद हम उनको देंगे। एक गंभीर सवाल है सर, 2014 में मोदी की सरकार आई और 2024 का ये साल है। इन 10 सालों में मोदी जी की सरकार में ये आरोप है कि नौजवानों को रोजगार मिला नहीं। जो युवा, आरोप नहीं, ये सच्चाई है। जी, जो युवा इस 10 साल को उन्होंने अपने उम्र को लैप्स कर लिया, आपकी सरकार अगर आती है तो जिनकी उम्र जो है वो 45 हो गई, जिनकी उम्र 40 हो गई है, आपकी सरकार इन ऐसे युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करेगी? निश्चित तौर पर हम लोग जो है कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इनफैक्ट जहां भी हमारी सरकारें थी कोविड के दौरान जो भर्तियां नहीं हुई, वहां पे हम लोगों ने एज का रिलैक्सेशन दिया था कोविड के दौरान, ठीक है। ये जहां भी हमारी सरकारें थी, वहां की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट की। अभी हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोगों ने एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण कही है वो ये कही है कि तमाम लोग, ऐसे विद्यार्थी छात्र छात्राएं जिन्होंने लोन लिया था एजुकेशन का, जो रीपे नहीं कर पाए, क्योंकि नौकरी तो उनको लगी नहीं 10 साल के अंदर में, लोन उन्होंने ले लिया, रीपे नहीं कर पाए, उन तमाम लोगों का 15 मार्च तक, जिन लोगों ने लोन लिया होगा,
आचार संहिता अनाउंस होने लगने से पहले, उनका लोन हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, माफ कर देंगे, इंटरेस्ट के साथ माफ कर देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट भी माफ कर देंगे। मोदी जी माफ करेंगे अडानी का, अंबानी का, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए। हम माफ करेंगे किसानों का कर्ज, हम माफ करेंगे स्टूडेंट का लोन। तो हमने ये वादा किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये कहा है कि हर जिले के अंदर हम लोग स्टार्टअप सेंटर खोलेंगे। तो जिनको नौकरी मिल जाएगी वो नौकरी ज्वाइन करेंगे, जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी उनके लिए स्टार्टअप सेंटर हम लोगों को खोलना है, जिसमें 5,000 करोड़ का बजट हम लोगों ने कहा है एलोकेट करेंगे। निश्चित तौर पर वो खुद से अपने आप को कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको सरकारी तौर पर अनुदान दिया जाएगा, मदद किया जाएगा। ये तमाम हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिव तैयार करके रखे हुए और जनता के बीच हमने उस मैनिफेस्टो को दिया हुआ है और उस पर जनता यकीन कर रही है और उस पर वोट कर रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सर हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ देश के जाने माने चेहरा डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, जाले के ये प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस के। ये चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इनका चेहरा सिर्फ जाले तक या दरभंगा तक सीमित नहीं है, आज इनको पूरा देश जान रहा है। मुखर होकर के हर मुद्दे पे ये अपनी बात रखते हैं। कुछ नए मुद्दों के साथ फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।